नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर, दिन मंगलवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहली गुजारिश, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों की। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान ने की सुसाइड की कोशिश, कहा इसके लिए मोदी और शाह जिम्मेवार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 26वां दिन रहा, जहां पर आंदोलन में शामिल एक और किसान ने दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर सुसाइड करने की कोशिश की। तरन तारण के किसान निरंजन सिंह ने सोमवार को जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उन्हें रोहतक के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि जब सुसाइड जैसी घटनाएं होती हैं तभी सरकार हरकत में आती है। आमतौर पर जब कोई सुसाइड करता है तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाले को पुलिस पकड़ती है। मेरे केस में अमित शाह और पीएम मोदी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां पर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वहीं हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे। किसानों ने रविवार को यह ऐलान किया था। इसके 5 घंटे बाद ही सरकार ने बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेज दी। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों को कहा गया है। हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में 3 महानगरों में 37 लोग मेयर पद की जता रहे हैं दावेदारी। 4 छोटे शहरों में भी अध्यक्ष पद की दौड़ में 53 शामिल। हरियाणा में नगरीय सरकार के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां सत्ता पाने की लालसा किस कदर दिलों पर छाई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाता है कि गिने चुने 3 महानगरों में हो रहे मेयर चुनाव के 37 लोग एक दूसरे को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वहीं 4 नगरों की पालिका के पालक बनने के लिए भी 53 उम्मीदवारों के नामांकन बचे हैं। सूबे की शहरी निकाय में आगामी 27 दिसंबर को मतदान होना है। इसकी गिनती के बाद 30 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह का कहना है कि सभी शहरी निकायों में आचार संहिता का अनुपालन करवाने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा चुके हैं। हर निकाय में एक आईएएस और एक आईपीएस, एक आबकारी विभाग के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 3 नगर निगमों के मेयर रेवाड़ी, दारूहेड़ा, सांपला और उकलाना नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव में इस बार 890 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नामांकन वापसी के बाद मेयर और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुल 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। इन सभी शहरी निकायों में वार्डों की संख्या 136 है, जिनमें से 800 उम्मीदवार पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। अंबाला नगर निगम में मेयर पद के लिए 10, पंचकुला में 11, सोनीपत में 16 उम्मीदवार हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के लिए 20, दारूहेड़ा में 13 और सांपला में 6 और उकलाना नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस हिसाब से अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में 37 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अंबाला नगर निगम मेयर पद के लिए 10 और पंचकुला में 11, सोनीपत में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जैसा कि हमने बताया, उतारे गए हैं। उधर पानीपत के मौसम की अगर बात करें तो 3 दिन धूप के बाद फिर बादल देखने को मिले हैं। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पानीपत में 3 दिन की कड़ी धूप के बाद सोमवार से फिर आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया है। मंगलवार को भी बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि धूप न निकलने के बाद भी अधिकतम में 5 और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर हवाओं की रफ्तार भी धीमी रही। दक्षिणी हवाओं के उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ मिलने से बर्फीली हवाओं से राहत मिली है। पानीपत में बीते 3 दिनों से कड़ी धूप देखने को मिल रही है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण सर्दी से राहत नहीं मिली है। सोमवार को धूप नहीं दिखी और आसमान में बादल छाए रहे। जम्मू कश्मीर की तरफ से मूव हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर मौसम विभाग की तरफ से पूरे उत्तर भारत में ठंड की चेतावनी दी गई है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सामने आया है। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिकतम स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया है। वहीं दिल्ली में आज मौसम थोड़ा सुधार के साथ नजर आया है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय के ऊपरी हिस्सों के प्रभावित होने के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान सोमवार को थोड़ी वृद्धि के साथ 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में 23 से 26 दिसंबर के बीच शीतलहर चल सकती है। विभाग ने इस अवधि के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की धुंध रहने का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम अथवा लगातार 2 दिन तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने पर शीतलहर की घोषणा करता है। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली जैसे छोटे इलाकों में अगर एक दिन भी तापमान तय मानदंडों के अनुसार रहता है तो शीतलहर की घोषणा की जा सकती है। हरियाणा के झज्जर में पिता को बंधक बनाकर 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। हरियाणा के झज्जर स्थित छावनी क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची का रविवार की रात अपहरण करने के बाद दुष्कर्म एवं हत्या किए जाने का मामला सिटी थाना पुलिस ने दर्ज किया है। आरोपित पड़ोस में रहने वाला एक आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। शुरुआती रूप से आरोपित पर अलवर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या सहित अन्य वारदातों में शामिल होने की बात सामने आई है, जो कि पुलिस की हिरासत में है। डीएसपी राहुल देव के मुताबिक आरोपित नशे की हालत में ढंग से कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। मामले की विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच की जा रही है। उधर हॉस्पिटल में बोर्ड द्वारा मासूम बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। घटनाक्रम सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में रोष पनप रहा है। अब फास्ट टैग लगवाना जरूरी हो गया है, नहीं तो दुगना करना पड़ेगा डिजिटल भुगतान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने सभी टोल से आवागमन को कैशलेस करने जा रहा है। 1 जनवरी से टोल पर टैक्स के रूप में कैश नहीं लिया जाएगा। यदि किसी वाहन पर फास्टैग नहीं होगा तो उसे टैक्स का भुगतान डिजिटल रूप में करना होगा, वह भी 2 गुना। यदि जल्दी सभी वाहन चालकों को अब फास्टैग लगवाना ही होगा, वरना टोल पर परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। उधर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, बोले भ्रष्टाचार करेगी न करने देगी बीजेपी की नगर सरकार। नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को शहर का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न मुख्यमंत्री ने वार्डों का भ्रमण करने के अलावा करीमपुर के वृंदावन गार्डन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का मुख्य आधार ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। नगर निगम चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही उनका प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नगर की सरकार न तो भ्रष्टाचार करेगी न ही भ्रष्टाचार करने देगी। इसको लेकर उन्होंने बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को ईमानदारी की शपथ भी दिलवाई। नब चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच दिग्गजों को बुलाने की लगी होड़। रेवाड़ी चुनाव निकाय की और प्रचार प्रसार विधानसभा व लोकसभा चुनाव जैसा ही है। नगर परिषद के ऐसे चुनाव शहरवासी पहली बार देख रहे हैं जब निकाय चुनाव में दिग्गजों को बुलाने की जैसी होड़ सी लगी हो। बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व शहर में आकर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जिससे इन चुनावों की गंभीरता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। निकाय चुनाव की बदली तस्वीर के पीछे का प्रमुख कारण प्रधान पद के सीधे चुनाव है। इनका सीधा असर यही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने सिंबल पर चुनाव ताल ठोक दी है। अहम बात यह है कि दोनों ही दलों के बड़े बड़े दिग्गज अब नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा की तरफ से पूनम यादव तो कांग्रेस की तरफ से विक्रम यादव चुनावी प्रधान पद के चुनावी मैदान में है। धनखड़ व हुड्डा ठोकेंगे ताल। बीजेपी नगर परिषद में सिर्फ प्रधान पद ही नहीं बल्कि पार्षदों के चुनाव भी सिंबल पर लड़ रही है। पार्टी के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। यही कारण है कि भाजपा के चुनावी प्रचार में रविवार को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी पहुंचे। एक के बाद एक 4 जनसभाएं की और रूठों को मनाने का भी काम किया गया। फरीदाबाद में कोरोना के बाद बिजली चोरी के करीब 4000 मामले आए सामने। विभाग ने लगाया करोड़ों का जुर्माना। कोरोना संकट के दौर में लोगों ने बिजली मीटर कनेक्शन के आवेदन पर ध्यान न देकर बिजली चोरी पर अधिक ध्यान दिया। बिजली निगम ने जब बिजली चोरी के अभियान को गति दी तो बिजली चोरी के 3855 मामले पकड़ में आए हैं। अप्रैल से दिसंबर तक आए इन मामलों में 22.45 करोड़ जुर्माना किया गया। हैरानी की बात है कि एनआईटी ग्रेटर फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में पकड़ी गई बिजली चोरी के 7 से 10% मामले ऐसे हैं जिनमें बिजली चोरी वाले डिफाल्टर भी है, यानी इससे पहले भी बिजली मीटर लगा हुआ था, बिल न भर पाने के चलते कनेक्शन काट दिया गया था, अब बिजली चोरी करने लगे। बिजली चोरी के कुल मामलों में से सर्वाधिक मामले वल्लभगढ़ के 1221 शामिल हैं।
बिजली निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक कुंडी कनेक्शन से ही बिजली चोरी सामने आई है। जिन घरों में मीटर लगे हैं वे रात को मीटर के पास से केबल में कट लगाकर बिजली चोरी का खेल खेलते हैं। इस पर लगाम लगाने के लेकर बिजली निगम की अधीक्षण अभियंता नरेश कक्कड़ की ओर से एक टीम गठित करते हुए इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी उन्होंने जो एक आदेश दिए हैं। हरियाणा में दूसरे दिन लगातार कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक, 553 नए मामले आए सामने। वहीं पर 11 से ज़्यादा और मरीजों की हरियाणा में मौत। हरियाणा के रिकवरी रेट में फिर से सुधार, 96.76% पर पहुंचा हरियाणा का रिकवरी रेट। वहीं पर 905 मरीजों को किया गया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 2,58,197 पर पहुंचा कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। गुरुग्राम से 127 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फरीदाबाद से 71, सोनीपत से 23, हिसार से 20, अम्बाला से 20, करनाल से भी 20, पानीपत से 29, रोहतक से 22, रेवाड़ी से 16, पंचकुला से 21, कुरुक्षेत्र से 24, शिवनगर से 29, सिरसा से 15, महेंद्रगढ़ से 8, भिवानी से 3, झज्जर से 35, पलवल से 5, फतेहाबाद से 5, कैथल से 3, जींद से 52 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। नूंह से 2 और चरखी दादरी से 3 कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। फिलहाल हरियाणा के सभी जिलों में कोरोना से अब काफ़ी हद तक निजात है वो मिलनी शुरू हो गई है। हरियाणा में पटवारी और पुलिस अधिकारियों के पास मिली आय से ज़्यादा संपत्ति, अब होगी कार्रवाई। हरियाणा सरकार ने राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर एक पटवारी व पुलिस विभाग के एक उप निरीक्षक के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निहाल सिंह पटवारी और कार्यालय खंड विकास पंचायत अधिकारी करनाल व उप निरीक्षक रामवीर सिंह जिला पुलिस पलवल के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन, कल ही मनाया गया था उनका जन्मदिन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को कल रात एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। कल ही उनका जन्मदिन था। लंबे समय तक कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा एमपी के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। हरियाणा में मंत्रियों की गैर हाजिरी पर आईएएस अधिकारी संभालेंगे कार्यभार। हरियाणा सरकार ने 22 आईएएस अधिकारियों की अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, जिनमें से उन्हें मंत्रियों की गैर हाजिरी में जिला शिकायत निवारण समितियों की अध्यक्षता करनी होगी। यह आदेश आज 21 दिसंबर से जारी कर दिए गए हैं। वहीं सभी जिलों के लिए अलग अलग आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। उधर जनवरी के पहले सप्ताह में ही जारी हो जाएगा रबी फसल की खरीद का पंजीकरण। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आगामी गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा इस मामले में मीटिंग की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने बातचीत में बताया कि अगले सप्ताह विभाग गेहूं और सरसों की मंडी की नोटिफिकेशन जारी कर देगा। कौन कौन सी मंडियों में गेहूं और कौन कौन सी मंडियों में सरसों की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो में रबी की फसल की पंजीकरण जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसान को उसकी फसल को किस मंडी में खरीदा जाएगा या फिर नोटिफिकेशन हो जाएगा। जिस प्रकार से किसान पिछले साल असमंजस में रहे, इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरी फसल मेरा ब्यूरो में भी विभाग को कई दिक्कतें आ रही है। गैर मुमकिन जमीन, पंचायती जमीन या सरकारी जमीन को कुछ लोग अपनी काश्ती की जमीन दिखाकर पंजीकरण करवा लेते हैं। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज, हिमाचल के सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आगाज सोमवार को हो गया है। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान गीता मनीषी ज्ञान नंद, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व विधायक पवन सैनी और धार्मिक संस्थाओं के संचालक भी मौके पर मौजूद रहे। गीता महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में चल रहे महायज्ञ में पूर्णाहुति डाली और ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता विचार गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। सिरसा स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर रेल के डिब्बों पर खर्च होंगे 2.5 करोड़ रुपए। सिरसा स्टेशन सौंदर्यीकरण व रेल के डिब्बों में पानी भरने की बेहतर व्यवस्था करने की मांग को देखते हुए रेलवे द्वारा लगभग 2.5 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसका असर जल्द ही शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। ये जानकारी सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत वाटर हाइड्रेंच कोच गाइडेंस सिस्टम,
नई लाइट्स, पेंटिंग, नया फर्श, स्टेशन के दोनों तरफ प्रवेश द्वार इत्यादि कामों को इसमें शामिल किया गया है। रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर वाटर हाइड्रेंट की सुविधा होने से रेलवे के डिब्बों में पानी भरा जा सकेगा। इसके सुखद परिणाम आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सिरसावासियों के लंबे अरसे से चल रही गोरखधाम एक्सप्रेस के सिरसा तक विस्तार की मांग पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। किसानों के समर्थन में घोड़ी की बजाय ट्रैक्टर पर सवार होकर दुल्हन लेने पहुंचा दुल्ला। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर है। वे अपनी मांग को बनाने के लिए अड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों से किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी है। किसानों के इस आंदोलन को लोगों का अलग अलग तरीके से समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में दुल्हा किसानों के समर्थन में घोड़ी की बजाय ट्रैक्टर पर दुल्हन लेने पहुंचा। दिल्ली सीमाओं पर पिछले 25 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते यमुनानगर के नारायणगढ़ सडोरा से लगते गांव भुखड़ी का दुल्हा रजत नारा ट्रैक्टर पर बारात लेकर गांव हरिपुर जटान आया। किसान बेटी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, अगर मोदी जी आप इस तरह जिद पर अड़े रहे तो ठीक नहीं। किसान आंदोलन को शुरू हुए आज 26वां दिन बीता है। एक और किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनके पीछे उनकी पत्नी और बच्चे खेत खलिहान संभाल रहे हैं। लगातार पड़ रही कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे उनके परिजनों की अब बेटियों को चिंता सताने लगी है। बेटियों ने अपनों के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को किसानों की बातें जो कुछ इस तरीके से लिखी है। चिट्ठी के माध्यम से किसानों की बेटियों ने कहा है, पीएम सर, आप हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, अब किसानों की मन की बात सुने। आज किसान उनसे कुछ मांग रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाली बेटियों ने लिखा है कि उनके अपने इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस आंदोलन के कारण कई परिवारों से उनके अपने छिन गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए, बेटियों से उनके पिता छिन गए, मगर आपका दिल अब तक नहीं पसीजा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार, अब नहीं आया बुखार। गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को लेकर एक अच्छी खबर है। उनकी सेहत में अब सुधार हो रहा है, जो कि राहत की बात है। चिकित्सकों के मुताबिक अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, हालांकि अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही है। हॉस्पिटल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर AK दुबे ने कहा है कि रविवार को स्वास्थ्य मंत्री को बुखार नहीं आया। अब उनकी ब्लड रिपोर्ट भी सुधार के साथ देखी गई है। उनके स्वास्थ्य सुधार से संतुष्ट हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। करोड़ों रुपए के चावल घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 15 राइस मिलों की कुर्की के आदेश। करनाल में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले के मामले में पहली बार बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। CMR का चावल नहीं लौटाने वाले 15 राइस मिलों की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। जिला राजस्व अधिकारी को नीलामी करवाने की फाइल भेजी गई है। ये मिलर सरकार की करीब 60 करोड़ 48,58,000 रुपए का चावल डकार गए। इनसे रिकवरी नहीं होने के चलते प्रशासन की तरफ से इनकी प्रॉपर्टी बेचकर राशि पूरी करने की कार्रवाई की जाएगी। करनाल जिले में राइस मिलर्स को डिफाल्टर करवाने में संबंधित अधिकारियों को संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन मिलों की वह 15 से 20 दिन में फिजिकली वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देते थे। ऐसे में सरकार से अलॉट किया गया था धान अचानक कैसे गायब हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस घोटाले को गंभीरता से नहीं लिया सरकार ने, राइस मिल डिफाल्टर होते गए। किसान नेता की पीएम को खुली चेतावनी, दम है तो किसानों के मंच पर आकर दे सवालों के जवाब। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार के नए तौर तरीके किसान नेताओं को रास नहीं आ रहे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी है। कहा है कि पीएम मोदी में हिम्मत है तो किसान मंच पर धरती पुत्रों के सवालों का जवाब दे। मोदी को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, जिससे फैसला सभी के बीच हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस मसले पर प्रधानमंत्री को देश का कोई भी किसान हराने का वादा रखता है। यदि पीएम ये चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते तो हर धर्मता छोड़ तीनों कानूनों को तुरंत रद्द करने की घोषणा करें। हिमाचल से सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी ले रही हरियाणा की महिला की खाई में गिरने से मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पर्यटन स्थल कल्पा पास सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी लेते समय हरियाणा की महिला ढांक से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। शाम का अंधेरा होने के कारण महिला का कुछ पता नहीं चल पाया था, लेकिन रविवार सुबह पुलिस, QRT और होमगार्ड डिजास्टर की टीमों द्वारा फिर से सर्च अभियान चलाया गया है। मृतक महिला की पहचान हिसार के रेजिडेंस ऑफ आरासीन कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय रेखा के तौर पर हुई है। बदमाशों ने व्यापारी की कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान
लूटे 1.5 लाख रुपए। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने पुरानी अनाज मंडी में पिस्तौल के बल पर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए की नकदी लूट ली और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला चरखी दादरी का है। वारदात को अंजाम देकर बाइक भाग रहे बदमाशों ने उनके पकड़ने आए एक युवक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। गोली लगने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीमें मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई है। वहीं पूर्व मंत्री जजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान मंडी में व्यापारियों से मिलने पहुंचे और पुलिस के आला अधिकारियों से बात की। व्यापारियों ने सरकार पर प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दादरी बंद करने का ऐलान किया है। किसानों के समर्थन में जेजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी, बोले दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की आशाओं पर फेरा पानी। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों द्वारा इन दिनों अपने पदों से त्यागपत्र देने का सिलसिला निरंतर जारी है। इस कड़ी में जजपा के दादरी से युवा हल्का अध्यक्ष योगेश इमलोटा ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए पार्टी से हर तरह का नाता भी तोड़ दिया है। योगेश इमलोटा ने जारी बयान में बताया है कि कड़ाके की ठंड से देश का किसान बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा है। किसानों की मांगों को लेकर डिप्टी सीएम चौटाला द्वारा ना ही तो कुछ समर्थन किया गया और ना ही मामले में कुछ बोल रहे हैं, जबकि वे स्वयं किसान हैं। किसानों की मांग को लेकर इस पार्टी में नहीं रह सकते, इसलिए जेजेपी के युवा हल्का अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देते हुए पार्टी से नाता तोड़ दिया। योगेश ने बताया कि जल्द ही वे सभी युवा साथियों के साथ टिकरी बॉर्डर पहुंचकर किसानों का समर्थन देंगे। पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही स्कूल कॉलेज बंद हैं। तब से लेकर अब तक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही है, लेकिन इसी बीच तमाम राज्य स्कूलों को खोलने की भी कवायद में लग गए हैं, जहां पर अब दिसंबर और जनवरी में स्कूलों को खोलने की तैयारी है वो शुरू की जा चुकी है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप हरियाणा से हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर तेज रहना को लाइक जरूर करें। आप सबका दिन शुभ रहे। मास्क का इस्तेमाल जरूर